नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत मैथ्स पर स्वागत करता हूं। ज्योमेट्री क्रक्स के बाद आज हम आप सभी को मेंसुरेशन 2D और 3D का कंप्लीट क्रक्स प्रोवाइड कराएंगे। इस सीरीज में यानी कि इस वीडियो में हम आप सभी को 2D और 3D के सारे कंसेप्ट, सारे फार्मूले और सारी थ्योरम्स का एक साथ रिवीजन करेंगे। इसमें कोई हम भी सिंगल क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, सिर्फ आपको कंसेप्ट टू कंसेप्ट आपको रिवाइज करवाएंगे, कंसेप्ट टू कंसेप्ट आपकी बात करवाएंगे। ठीक है, चलो तो आज की इस वीडियो में मैंने जैसे कहा 2D और 3D का कंप्लीट क्रक्स पढ़ेंगे। इसके पहले अपने पास एक पैसिफिक मैथ्स की द रिवीजन बुक रहती है, इसके थ्रू आप कंप्लीट एडवांस का रिवीजन कर सकते हो। 136 पेजेस में ये बुक कवर्ड है, इसमें कंप्लीट एडवांस मैथ है। सारे कंसेप्ट एक साथ होने के साथ साथ दोस्त इसमें आपको मिलते हैं कुछ यूनिक क्वेश्चन जिसके थ्रू आपकी रिवीजन अच्छी से हो जाती है। यानी कि आप ये समझ लो जो भी कंटेंट इसमें डला हुआ है बिल्कुल टाइप वाइज है, सारे कंसेप्ट कवर्ड है और ये क्वालिटी क्वेश्चन डले हुए हैं। वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ कोई भी बुक सोल्यूशन इसमें नहीं डला हुआ है। ठीक है, ये आपको प्रशांत मैथ्स के एप्लीकेशन पे खोलोगे, वहां पे होम पेज में स्टडी मटेरियल फोल्डर मिलेगा। स्टडी मटेरियल के फोल्डर में जाकर के आप एडवांस रिवीजन बुक प्राप्त कर सकते हो। अभी ये आपको मात्र 49 रुपए में ई बुक के रूप में मिल जाएगी, तो आप वहां से इसको ले सकते हो, आराम से अपनी रिवीजन बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। एक बार पूरा का पूरा ओवरव्यू दिखाएंगे 2D और 3D में। जैसे 2D से स्टार्ट करेंगे, 2D से स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट बातें पढ़ेंगे, कंप्लीट चीजें देख रहे हो, हर एक चीज, हर एक फिगर, सब कुछ बना हुआ है यहाँ पे, सब कुछ है। क्यूबॉइड हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, सारी जितनी प्रॉपर्टी है ना वो हर एक प्रॉपर्टी इमेज के थ्रू, फिर अपने पास पिरामिड प्रिज्म भी है, रोटेशन रोलिंग भी है, यानी कि हर एक बात, हर एक चीज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो स्टार्ट करेंगे एक एक करके, सब कुछ पढ़ेंगे भाई, तो आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। जितनी जल्दी कोशिश करेंगे उतनी जल्दी इसको कंप्लीट करवाएंगे। देखो, लेकिन सारे कंसेप्ट पढ़ने के बाद सबसे पहले आती है ट्रायंगल की बारी। ट्रायंगल में क्या होता है कि स्केलेन ट्रायंगल होता है, जिसके लिए हमारे पास एरिया निकालने का बिल्कुल बेहतरीन यानी कि बेसिक फार्मूला होता है कि हमारे पास हीरोन फार्मूला जिसे कहते हो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, ये होता है अपना सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बटे का 2। आपको एरिया और पूछ लेता है, अगर हाइट दे रखा हो और बगल की हाइट पता हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। कई बार बीच का एंगल आपको पता होता है, जब बीच का एंगल पता होता है तो 1/2 BC साइन ए, 1/2 AB साइन सी और 1/2 AC साइन बी। तो इस हिसाब से आप एरिया 3 तरीके से निकाल सकते हो किसी भी ट्रायंगल के। अब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमारे पास मान लो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, दो जो परपेंडिकुलर बेस होते हैं आपस में बराबर हो जाते हैं, सामने वाला √2 है, तो इसका पेरीमीटर जो निकलता है वो √2 है, ब्रैकेट में √2 प्लस का 1 निकलता है। ये पेरीमीटर इसका याद रखना, कई जगह आपका यूज में लग सकता है। एरिया जो होता है हाफ ऑफ ए इंटू ए होता है। आइसोसेलेस जो ट्रायंगल होता है उसमें दो साइडें आपस में बराबर होती हैं, और ये इसकी अगर हाइट हो गई तो यहाँ पे जो एरिया निकलता है वो b/4 √4a² माइनस का b² निकलता है। अगर इसकी हाइट की बात कर रहे हैं अपन तो हाइट निकल के आती है 4a² माइनस का b² अपॉन का 2 निकल के आती है। एक पॉइंट और लिखा हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में हाइट आल्सो बी एंगल बाइसेक्टर एंड मीडियन, यानी कि हाइट जो होती है वो एंगल बाइसेक्टर और मीडियन दोनों हो सकती है। ठीक, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसमें हाइट जो है एंगल बाइसेक्टर मीडियन दोनों का काम करती है। आप इसका वाइस वर्जा भी बोल सकते हो, वो भी आपस में सही होता है। अब बात लिखी हुई है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल में चारों साइड कितने, हमारे पास 3 साइडें होती है, तीनों साइडें आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, सब कुछ बराबर होता है। और जो इसका परपेंडिकुलर होता है अपने पास वही एंगल बाइसेक्टर होता है, वही मीडियन होता है, वही हमारे पास एल्टीट्यूड होता है। ठीक, तो पेरीमीटर जो निकल के आ जाएगा वो 3a आ जाएगा। हाइट इसकी √3 अपॉन का 2a होती है। एरिया जो आता है √3 अपॉन 4a² आता है। r जो निकलता है a अपॉन का 2√3 यानी कि इन रेडियस, और सरकम रेडियस जो होती है वो a अपॉन का 2√3 आती है। स्मॉल r यानी कि हमारे पास अंतः त्रिज्या परित्रिज्या का जो रेशियो आता है 1:2 आता है।
अब बोलेगा हमारे पास अंदर कोई एक पॉइंट है, हमारे पास कोई एक पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से हमारे पास ये हाइट डली हुई है h1 h2 और h3। तो जो a आता है वो 2 अपॉन का √3 h1 प्लस h2 प्लस h3 आता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो कंप्लीट हाइट होती है वो h1 प्लस h2 प्लस h3 होती है। ये पॉइंट भी आप सभी लोग ध्यान देना। 8 नंबर पॉइंट है कि हमारे पास इक्विलेटर एंगल है, हमारे पास ये इक्विलेटर एंगल है पूरा का पूरा, इसमें मैक्सिमम साइज का आप स्क्वायर रख दो, मैक्सिमम साइज का आप स्क्वायर रख दो, तो स्क्वायर की साइड क्या निकल के आती है, ए एच यानी कि बेस, ये ए साइड, और एच यानी कि हाइट अपॉन ए प्लस एच निकल के आती है। ये पॉइंट सभी को पता होना चाहिए। अब एक ये हमारे पास एक इक्विलेटर ट्रायंगल होगा, इक्विलेटर ट्रायंगल में हमारे पास अंदर हमारे पास तीन सर्कल बना दिए, इसकी R1 रेशियो R2 रेशियो R3 अगर पूछेगा, R1 अगर 1 है तो R2 3 है, R3 9 हो जाएगा, यानी कि ये जीपी में चलता है। अगर ये 1 होगा इसकी रेडियस 3 हो जाएगी, इसकी रेडियस 9 हो जाएगी। कहने का मतलब ये होता है, ठीक है। आई होप सभी को ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। आगे चलेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी मैंने आपको ज्योमेट्री के क्रक्स में बताई हुई है, यहां भी आप एक बार देख सकते हो। जब हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस को यूज करके एक अपने पास स्क्वायर रख दिया जाए, तो उस स्क्वायर की साइड क्या होती है, जब ये दो पॉइंट आपको गिवन हो तो ए बी अपॉन √a² प्लस का b² होता है। इसी प्रकार से वही फिगर है, लेकिन अब की बार आपको डेटा यहाँ का गिवन दे दे, ये वाली साइड दे दे, x बराबर √a b होता है। इसी प्रकार से अब की बार परपेंडिकुलर और बेस दे दे और हमारे पास फिगर वही होगी, तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसका, ए बी अपॉन ए प्लस बी से। इंपॉर्टेंट ये वाली ज्यादा है, आपके एग्जाम में ये ज्यादा आती है। अब यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है, फिर से अब की बार हाइपोटेनस पे एक स्क्वायर रख दें। हाइपोटेनस पे जैसे स्क्वायर रखा, एक फिगर यहाँ पे ए पता होगा, यहाँ पे बी पता होगा, तो x बराबर √a b आता है। फिर यहाँ पे हमारे पास ए पता है, बी पता है, आकृति वही है कि हाइपोटेनस पे स्क्वायर रखा हुआ है, तो x की वैल्यू ए बी अपॉन √a² b² आती है। अगर हमारे पास मान लो हाइपोटेनस पे स्क्वायर रखा है और परपेंडिकुलर बेस पता है, तो x की वैल्यू निकल के आती है ABC यानी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस अपॉन बेस के स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस इनटू परपेंडिकुलर। ये वाली दो फिगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये ज्यादा आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, हम चलते हैं आगे। आगे क्वाड्रिलेटरल की ओर बढ़ते हैं। सर्कल में इतनी सी बात, देखो 2D में हम एरिया पेरीमीटर की बात करते हैं, बाकी ज्योमेट्री में हम एंगल सबकी बात करते हैं। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल आता है। सबसे पहले कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसका पेरीमीटर जो होता है सम ऑफ ऑल साइड होता है, उसका जो एरिया होता है बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट ध्यान देना। फिर हमारे पास कभी भी हमारे पास ये बोलेगा एक डायगोनल है, डायगोनल पे हमने एक अपोजिट वर्टेक्स से हमने एक हाइट डाल दी h1, एक हाइट डाल दी h2, जो एरिया निकल के आता है हाफ ऑफ AC यानी कि डायगोनल की लंबाई और ब्रैकेट पे h1 प्लस h2। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना चाहिए। इधर हमारे पास अगर डायगोनल एक दूसरे को मीट कर रहे हैं किसी पॉइंट O पे, तो ये एरिया अगर A1 है, ये एरिया A2 है, ये एरिया A3 है, ये एरिया A4 है, तो A1 गुणा A3 बराबर होता है A2 गुणा A4 के, यानी कि A1 और A3 का प्रोडक्ट बराबर आता है A2 और A4 के प्रोडक्ट के। कल को हमारे पास बोले कि नहीं यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये तो डायगोनल कट कर रहे थे, यहाँ पे एनी पॉइंट है, जब एनी पॉइंट होगा और ये 4 एरिया पार्ट में बांट रहा होगा, 4 एरिया पार्ट बराबर नहीं 4 एरिया पार्ट, तो A1 प्लस A3 बराबर आएगा A2 प्लस A4 के। ये बातें कुछ आपको पता होनी चाहिए क्वाड्रिलेटरल को लेकर के। अब जैसे रेक्टेंगल आएगा, मैंने कहा 2D में सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, एरिया और अपने पास पेरीमीटर की। तो यहाँ पे पेरीमीटर कितना आ जाएगा, हमारे पास 2l प्लस b आ जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा lb हो जाएगा, और डायगोनल कितना होता है √l² प्लस का b² होता है इसका। ठीक, बाकी मैंने रेक्टेंगल के बारे में पूरी बातें आपको ज्योमेट्री क्रक्स में पढ़ाई हुई है। जिन्होंने नहीं देखा अभी ज्योमेट्री क्रक्स, तो भाई पहले आप ज्योमेट्री क्रक्स देखना, देन आप मेंसुरेशन क्रक्स देखना, कई चीजें आपको समझ में आएंगी बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे बोलेगा हमारे पास ABCD एक रेक्टेंगल है, इसमें AMB और APB यानी कि यहाँ पे इसके बेस को लेकर के कहीं यूज करके हम कहीं पे एक ट्रायंगल बना रहे हैं, कहीं पे भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, हाइट कांस्टेंट होती है, हाइट इक्वल होती है। तो यहाँ से एरिया AMB हो, एरिया APB हो, एरिया AQB हो, एरिया ABCD का ये आधा आता है, ABCD का एरिया क्या आता है, आधा आता है। तो ये चीज आप सभी को पता होनी चाहिए। आगे चलेंगे। स्क्वायर, स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है 4a² होता है, एरिया जो होता है 4a होता है पेरीमीटर, और एरिया जो होता है a² होता है, डायगोनल जो होता है a√2 होता है। बस इतनी सी बात यहाँ पे पढ़ेंगे 2D में। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की साइडें इक्वल और पैरेलल होती है,
तो इसका जो पेरीमीटर आता है सम ऑफ ऑल साइड आता है, एरिया जो होता है बेस इंटू हाइट होती है, बेस इंटू हाइट होती है। तो ये पॉइंट भी सभी को पता होना चाहिए। आगे चलते हैं हम। रोम्बस, रोम्बस क्या होता है? रोम्बस का जो पेरीमीटर होता है वो 4a होता है हमारे पास, और रोम्बस का जो एरिया होता है वो हाफ ऑफ d1 इंटू d2, ये यहाँ पे जाके मिलेगा, ठीक है, ऐसा इसकी फिगर सही कर लेना। तो हाफ ऑफ d1 इंटू d2 होता है। और एक बात ये ध्यान देना, हमारे पास 4a स्क्वायर बराबर होता है d1 स्क्वायर प्लस का d2 स्क्वायर, d1 स्क्वायर प्लस का d2 स्क्वायर होता है हमारे पास ये 4a स्क्वायर। आगे चलते हैं। ट्रेपेजियम का एरिया जो होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। यहाँ पे ABCD जो है ना, ये सम ऑफ पैरेलल साइड है, यानी कि ये दोनों आपस में कैसी होंगी? पैरेलल साइड इनटू h होता है। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। बाकी ट्रेपेजियम की और जितनी प्रॉपर्टी होती है वो ज्योमेट्री क्रक्स में पड़ी हुई है, यहाँ 2D में पेरीमीटर और एरिया पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। काइट लिखा हुआ है, तो काइट के बारे में हमें सारी बातें पता होनी चाहिए। काइट क्या कहता है? पेरीमीटर इसका 4a है, पेरीमीटर इसका 4a नहीं, 4a नहीं होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे AA है ना, तो ये लिखोगे 2a प्लस का हमारे पास 2b होता है, यानी कि एडजासेंट साइड इसकी बराबर होती है, ये वाली साइड आपस में बराबर, ये वाली साइड आपस में बराबर। ठीक, इतना पॉइंट पता होना चाहिए। इसके जो डायगोनल होते हैं ये 90 डिग्री पे बस कट करेगा, ये वाले, ठीक है, 90 डिग्री कट करेंगे। ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, ये एंगल बराबर होते हैं, ये एंगल बराबर नहीं होते हैं। ये एंगल अगर मान लो हमारे पास अल्फा अल्फा में जाएगा, तो ये एंगल हमारे पास बीटा बीटा में जाएगा, लेकिन ये बराबर नहीं होते। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, वो बात सही है, और ये नहीं होगा, ठीक है, तो ये बात। और जब ये ए है, ये 90 पे कट करता है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कैसा होता है? बाइसेक्ट करता है, यानी ये इसकी मीडियन का काम कर जाता है। तो इतनी प्रॉपर्टी आप काइट के बारे में जरूर ध्यान रखो कि ये वाले एंगल जो होते हैं एंगल बाइसेक्टर होते हैं, लेकिन बराबर नहीं होते। ये वाले एंगल आपस में बराबर होते हैं, ये लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर भी होती है, ठीक है। इतने पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान देने हैं अभी के लिए। आगे चलेंगे, आगे जैसे हमारे पास ये वाली बात आती है, इस वाली बात को हम कैसे समझें? एरिया ऑफ पाथ निकालना। देखो यहाँ पे होता क्या है, अगर जैसे मान लो हमें ये वाला निकालना है, एरिया ऑफ पाथ, ऐसे लिखो आप, एरिया ऑफ पाथ। जैसे आप एरिया ऑफ पाथ निकालोगे ना, तो आप देखो ये हमारे पास विड्थ है, यानी कि चौड़ाई W है, और अगर मैं इसको और इसको सबको अगर देखूं मैं टोटल, इसको भी देखो टोटल, इसको भी देखो टोटल, तो हमारे पास क्या आएगा? ये W है, ये पूरी लंबाई कितने की आ जाएगी? B की आ जाएगी ना, पूरी B। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? BW प्लस, अगर ये देखे L है, और ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास? W है ना, W, तो ये कितना हो जाएगा? LW हो गया। लेकिन आप देखो ये वाला पार्ट जो है 2 बार कैलकुलेट हो जाता है, इसमें माइनस कर देंगे W गुणे का W, क्यों? क्योंकि ये भी W है, ये भी W है, तो W गुणे का W वाला एरिया माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ पाथ आपका ऐसे निकलता है, ये बात आप सभी जरूर ध्यान देना। इसमें से एक दूसरी फिगर बनती है, यानी कि आउटर में से, इसमें आप सबसे पहले रखो इसका एरिया निकालो, इसका, इस रेक्टेंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया, फिर बीच वाला आप माइनस कर दो। फिर एक होता है हमारे पास जब जहां पे चौराहा बनता है, कैसे? ये हो गया, इसके आउटर अपने पास बना दो एक, इसके आउटर अपने पास एक बना दो, मैंने बना दिया, ठीक। बोलेगे ये लंबाई अगर x की है, ये लंबाई अगर x की है, यहां भी x का बना दिया, यहां भी x का बना दिया, यहाँ x मीटर चौड़ाई का एक चौराहा बना दिया। एरिया ऑफ पाथ बनाओ, एरिया ऑफ पाथ बनाओ, ये वाला एरिया ऑफ पाथ बताओ क्या निकल के आएगा। तो इसका जो एरिया ऑफ पाथ होता है वो क्या होता है, वो ध्यान से देखना। तो इसका जो एरिया ऑफ पाथ निकलेगा वो कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ पाथ इसका कैसे निकलेगा? देखो ये लंबाई अगर मान लो हमारे पास L थी, ये लंबाई मान लो अगर B थी, तो ये L है, तो ये वाली पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी? L प्लस 2x हो जाएगी। ये वाली अगर B है, इधर भी x बढ़ रहा है, इधर भी x बढ़ रहा है, तो x 2x बढ़ेगा, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी? B प्लस 2x हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एरिया ऑफ पाथ के लिए आउटर एरिया में से इनर एरिया माइनस कर देते हैं। तो आउटर कितना आ जाएगा? L प्लस 2x और B प्लस का 2x, इनर क्या हो जाएगा? LB। इतना आप माइनस करोगे, आपके सामने क्या निकल के आ जाएगा? एरिया ऑफ पाथ निकल के आ जाएगा। ये बात आप सभी को कंसीडर करनी है, आपकी ध्यान देनी है ये बात, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। ये वाली बात होती है हमारे पास कि अगर रेक्टेंगल है या स्क्वायर हो या पैरेललोग्राम हो या रोम्बस हो, अगर हमारे पास डायगोनल पे कोई पॉइंट ले लो आप OO, डायगोनल पे कोई पॉइंट ले लो OO, तो इसका एरिया AOD और DOC, इनका एरिया सब में बराबर होता है। इनका एरिया जो होता है ये सब में आपस में कैसा होता है? बराबर होता है।
तो ये पॉइंट आप सभी को ध्यान देना है। हम चलेंगे आगे। सर्कल में बात आती है। सर्कल में सबसे पहले एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस जो होती है 2 पाई आर स्क्वायर होती है। अगर आपको इस सेक्टर का एरिया सपोज रेट निकालना है तो पाई आर स्क्वायर अपॉन का 360 इंटू थीटा हो जाएगा। ये बात ध्यान दो। अगर हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यानी कि इतने का निकालना है, ये जो है ना इतने का निकालना है, तो आप क्या करोगे, सेक्टर में से आप ट्रायंगल घटा दो। तो सेक्टर का निकाला पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस ट्रायंगल घटा दिया हाफ ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये आप ध्यान देना, जब हमसे सेगमेंट का पूछेगा, जब हमसे किसी सेगमेंट का पूछेगा तो हम ये करेंगे, जब सेक्टर का पूछेगा तो हम ये करेंगे। ठीक है। अब देखो पेरीमीटर अगर बताना हो, ये हाफ सर्कुलर हो यानी कि सेमी सर्कल हो, तो हमारे पास क्या पेरीमीटर कैसे निकलेगा, पाई आर, क्योंकि ये वाली जो हमारे पास होगी टोटल की टोटल पाई आर होगी, प्लस का हमारे पास आर और आर यानी कि ये 2r आ जाएगा। तो पाई आर प्लस का 2r होता है जब कभी भी पेरीमीटर पूछे सेमी सर्कल का पेरीमीटर पूछे तब आपको इस प्रकार से डील करना है। आगे चलते हैं, सर्कल की ही कुछ प्रॉपर्टी है। ये मान लो क्वाड्रेंट है और यहाँ पे इसकी रेडियस तो कैपिटल आर है, इसकी रेडियस आर है। तो यहाँ से जो कैपिटल आर की वैल्यू होती है इसको आप आर अंडर रूट 2 प्लस 1 लिख सकते हो, आर अंडर रूट 2 प्लस 1 लिख सकते हो। ये हमारे पास कैपिटल आर का मान हो जाएगा। ठीक है। कैसे आता है इसकी कंप्लीट बातें तो मैं अपने बैच में बेसिक से पढ़ाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट क्रक्स दे रहा हूँ। तो ये मत सोचना कि मैं बहुत बेसिक से चलूंगा, बहुत बेसिक से जाऊंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर मजा नहीं आएगी। आपको सिर्फ गो थ्रू करना है एग्जाम से पहले, इसलिए मैं ये वीडियो दे रहा हूं आप सभी को। ये जैसे यहाँ पे है, ये वाला अपने पास एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बना दे, फिर सर्कल बना दे, तो ऐसे में हमारे पास जो कैपिटल आर होती है वो a अपॉन का रूट 2 होती है, पहली बात तो ये। और जो स्मॉल आर होती है यानी अंदर वाले सर्कल की, वो a अपॉन का 2 होती है। इतनी बात ध्यान देना। एरिया ऑफ येलो पार्ट अगर आपको निकालना है यानी कि इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है, तो आप क्या करोगे, ट्रायंगल में से 3 सेक्टर घटा दो, ट्रायंगल में से आप 3 सेक्टर घटा दो। अगर मैं इसको लिख दूं आपके सामने, तो ट्रायंगल में से 3 गुना आप सेक्टर घटा दो। तो जैसे ही 3 गुना सेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, ये और ये एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री रखोगे, 3/180 करो, 180 का मतलब पाई आर स्क्वायर का आधा। भाई देखो पूरा ऐसे होगा, इसका 3 पार्ट ले लिया यानी कि 180 डिग्री वाला ले लिया, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन का आधा हो जाएगा। और ये ट्रायंगल का एरिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास येलो पार्ट का एरिया जो दिया हुआ है आप सभी के लिए। बात समझ में आ गई। ठीक है। अगर मान लो अरे यार नहीं समझ में आ रहा, देखो ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ये अगर थीटा 3 है, अगर थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 करोगे सबका कितना आएगा 180। अब मैं कहूं पाई आर स्क्वायर 3 गुणा पाई आर स्क्वायर और बटे का हमारे पास कितना करोगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा, ये तो करोगे। ऐसे अगर मैं कहूं 3 ना लिखो, आप थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 करोगे, तो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 करोगे, इसकी वैल्यू 180 डालोगे, 2 बार में कट जाएगा, वही तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन का 2 निकल के। तो ये बात हो गई। आगे चलेंगे, सर्कल की और कुछ बातें हैं। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल जब बताना हो, जब यहाँ पे है, यहाँ पे एक फार्मूला होता है एन आर अपॉन का 2n + 1, जहां पे n जो होता है नंबर ऑफ सेमी सर्कल ऑन आर। ये बात इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ सेमी सर्कल ऑन आर, यानी ये जो आर है ना, सिर्फ ये जो आर है, इस पे कितने सर्कल रखे हुए हैं, इस पे एक सर्कल रखा हुआ है, तो n की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ 1 लेंगे। तो वही डाला, n की वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो r की वैल्यू जो आ जाएगी, इस वाले r की, ये वाले r की वैल्यू जो आ जाएगी वो r अपॉन का 3 बन जाएगी। ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो, इस r पे कितने सर्कल हैं, बोलोगे इस r पे हमारे पास 2 सर्कल हैं, तो n बराबर कितना रखेंगे 2, n बराबर 2 रखोगे तो हमारे पास 2r अपॉन का 5 निकल के आ जाएगा इसकी रेडियस। ये पॉइंट आप सभी ध्यान देना। हम आगे चलेंगे, आगे लिखा हुआ है एरिया ऑफ पाथ निकालना हो, कभी हमारे पास ये सेल हो तो एरिया ऑफ पाथ निकालना है, तो क्या होता है बाहर की एरिया में से अंदर का एरिया घटा दो, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर आपका आंसर बन जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है जो आपके साइड में, कि रेडियस ऑफ ग्रीन सर्कल, यानी मैंने ग्रीन पट्टी करी हुई, तो ग्रीन सर्कल हो या आउटर सर्कल हो, तो इसकी जो रेडियस आती है मेरे दोस्त, ग्रीन सर्कल की जो रेडियस आती है वो r और √2 + 1 आती है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस होती है ये आउटर की रेडियस है, और ये रेडियस कितनी आती है r अंडर √2 + का 1 निकल के आती है। इसी प्रकार से अगर आप देखना चाहो तो जो छोटा सर्कल लिखा बना हुआ है हमारे पास ये वाला, इसकी रेडियस अगर ये वाली रेडियस, तो ये वाली जो रेडियस होती है ये r अंडर √2 - का 1 होती है, r अंडर √2 - का 1 होती है। तो ये पॉइंट आप सभी को ध्यान देना है, जो छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस, जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस।
अभी हम आगे चलेंगे और आगे हमसे जैसे यहाँ पे 4 सर्कल बिठा दे और ये बोल दे कि बताओ हमारे पास ये येलो पार्ट का एरिया क्या होगा। अब येलो पार्ट का एरिया अगर हमें बताना है क्या होगा तो हम कैसे निकालते हैं, देखो सीधे सीधे आप निकाल सकते हो कि स्क्वायर के एरिया में से आप 4 सेक्टर घटा दो। देखो 4 सेक्टर दिख रहे हैं, स्क्वायर के एरिया में से 4 सेक्टर घटाओगे तो आपके पास ये पॉइंट बन के आ जाएगा कि इस येलो पार्ट का जो एरिया आएगा आर स्क्वायर और ब्रैकेट पे 4 माइनस का पाई होता है। नहीं तो आप सीधे सीधे ये लिखो स्क्वायर में से आप 4 इंटू सेक्टर हटा दो। 4 सेक्टर मतलब ये 90-90 के होंगे तो 90-90 के साथ 360 यानी पूरा का पूरा एक सर्कल बन जाएगा। तो पूरा का पूरा एक सर्कल ले लोगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना 4, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर। आर के मतलब कितना 2r है, नहीं हाँ आर है ना, तो ये आर आ जाएगा आर के स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 2r तो ये 4r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो, इस प्रकार से आप इसको डील कर सकते हो। यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ रोप पूछी जाती है जब हमारे पास कोई 2 सर्कल बंद कर दे, 3 सर्कल जोड़ दे या 4 सर्कल जोड़ दे। तो इसका एक फार्मूला होता है एनडी प्लस का 2πr, जहां पे डी जो होता है डायमीटर होता है, एन होता है नंबर ऑफ सर्कल। आप रखोगे सीधा, जैसे मान लो इसका ही पूछा तो मैंने क्या बताया एनडी प्लस 2πr। एन की वैल्यू कितनी है 2, डी का मान कितना हो जाएगा हमारे पास बोलोगे 2r। ठीक, प्लस का हमारे पास 2πr रखोगे, डी का मान कुछ भी रख लो, जैसे मान लो यहाँ पे 1 देगा तो हमारे पास ये ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो बात। तो ऐसे आप रख सकते हो 2r, अगर आप रखना चाहो तो 2r रख सकते हो। तो यहाँ पे 4r प्लस का 2πr आ जाएगा, ये रिजल्ट इसका निकल के आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे हमारे पास 4 सर्कल बंद कर दिए गए, 1 थे, तो लेंथ ऑफ रूट निकालना है, आप एनडी करोगे। एन कितने है 4 है ना एन, तो 4 और डी कितना होता है 2r होता है, 2r होता है तो हमारे पास ये r आएगा 4 2 का 8r प्लस का 2πr, ये निकल के आता है 8r प्लस का 2πr आता है, एनडी प्लस का 2πr। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी लोग ध्यान देना, इसको आर कर लेना, मैं सही करवा दूंगा इसको। ठीक है, मैं इसको सही करवा दूंगा जो आपको नोट से मिलेगा। चलो आगे चलेंगे। आगे इस प्रकार से देखो, अब इसकी आपसे लेंथ ऑफ रोप पूछे, लेंथ ऑफ रोप पूछेगा तो एनडी मतलब डायमीटर होता है हमारे पास 6r, क्योंकि यहाँ भी r नहीं लिखा हो तो यहाँ भी r होगा, तो ऐसे होगा एनडी लिखा हुआ है यानी कि एनडी प्लस का 2πr करोगे। एन मतलब कितने 3 सर्कल, डी मतलब 2r, तो हमारे पास 6r प्लस का 2πr ऐसे लिखा होगा, 6r प्लस का 2πr। तो इसको मैं करेक्ट करा दूंगा, आप ऐसे समझना 6r प्लस का 2πr। अब जैसे यहाँ पे हमसे पूछ लेगा इसकी रेडियस बताओ, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, तो साथी हमारे पास अगर इनर सर्कल की रेडियस पूछेगा और ये r है, इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस r है, तो हमारे पास क्या होता है r और ब्रैकेट पे 2/√3 माइनस का 1, ये छोटे वाले की, जो छोटा वाला है ना ये वाले की, इसकी रेडियस। और अगर हमसे ग्रीन सर्कल यानी आउटर सर्कल को बोलेगा ये बड़े वाले की, ये बड़े वाले की, तो r 2/√3 प्लस का 1 निकल के आता है। कैसे निकल के आता है उस सब पे चर्चा यहाँ पे दोस्त नहीं करेंगे, अदरवाइज इस वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा चली जाएगी, फिर रिवीजन करने का कोई मकसद नहीं बचेगा। अब यहाँ पे जैसे एरिया ऑफ साइडेड रीजन चाहिए, तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन चाहिए तो हम कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले ट्रायंगल के एरिया में से हम 3 सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो ये वाली बात बनेगी। तो वही ट्रायंगल में से मैंने 3 सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया। अब ट्रायंगल जो जैसा बन रहा है हमारे पास इक्विलेटरल बन रहा है तो √3/4 a स्क्वायर रखोगे और इंटू 3 इंटू हमारे पास सेक्टर का एरिया रख दोगे। वैसे आप निकाल सकते हो इस पॉइंट की जानकारी। आगे चलेंगे, आगे हमारे पास आता है एरिया ऑफ साइडेड रीजन यानी कि लीफ का, इसको बोलते हैं लीफ का एरिया। तो लीफ का जो एरिया होता है, अगर ये हमारे पास वर्ग लिखा हुआ है तो 4/7 a स्क्वायर होता है। अगर हमारे पास इसी प्रकार से साइडेड रीजन हो यानी कि ये इसका एरिया पूछ लिया जाए 3/14 a स्क्वायर होता है। कभी कभी इस प्रकार की हमारे पास लीफ होती है तो इसका हमारे पास लीफ का एरिया पूछता है, तो यहाँ पे भी 4/7 a स्क्वायर होता है, यहाँ पे भी 4/7 a स्क्वायर होता है। अगर हमसे लीफ का एरिया पूछता है तो हम ऐसे इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या बात होती है ध्यान देना, जैसे यहाँ पे है हमारे पास 3 फिगर बना देगा। 3 फिगर में सबसे पहले आपके सामने सर्कल यहाँ पे रखा और इस सर्कल का आपसे क्या बोलेगा, इस सर्कल की रेडियस बताओ, इस सर्कल की रेडियस बताओ। तो इस सर्कल की जो रेडियस आती है ए है, क्योंकि ये सारे के सारे ए रहेंगे, 3/8 होता है। अगर यहाँ पे हमारे पास सर्कल चिपका दे, यहाँ पे सर्कल हो या यहाँ पे सर्कल हो, दोनों की बराबर होती है, दोनों की बराबर होती है, दोनों की बराबर होती है, तो a/6 निकल के आता है। अगर सर्कल यहीं पे रख दिया जाए तो इसकी रेडियस, जैसे ये वाला रखा, इसकी रेडियस क्या निकल के आती है a/16 निकल के आती है। तो ये आप डायरेक्टली याद रखना, एक साथ याद करोगे तो ज्यादा टाइम तक आपकी याद रहेंगे। आगे चलेंगे,
आगे जैसे हमारे पास वही क्वाड्रेंट है, ये सारे के सारे क्वाड्रेंट हैं, वो सही से बन नहीं पाए हैं, लेकिन ये सारे के सारे क्वाड्रेंट टाइप के हैं। क्वाड्रेंट समझते हो ना, जैसे ये वाले होते हैं, ये वाले होते हैं, तो ये क्वाड्रेंट बने हुए, ये क्वाड्रेंट बने हुए हैं। तो इसका एरिया अगर आपसे पूछेगा, इसका एरिया आप डायरेक्टली अगर याद करना चाहते हो तो पाई अपॉन का 3a² माइनस √3/4a² याद रखो इसका एरिया। ठीक, पाई अपॉन का 3a² माइनस का √3/4a² होता है। अगर इस वाले का पूछ लिया जाए, अगर इस वाले का पूछे या इस वाले का पूछे, दोनों का बराबर होता है। तो √3/4a² माइनस का पाई अपॉन 12a² होता है, ये बात भी आप ध्यान रखना। अगर हमारे पास इसका एरिया पूछ लिया जाए, a² माइनस π/6a² माइनस √3/4a² होता है। इसको करने के लिए हमारे पास, इसकी प्रूविंग करने के लिए काफी ज्यादा समय चाहिए, तो वो समय अभी हम यहाँ पे नहीं देंगे, क्योंकि अभी ये क्रक्स की रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन यानी दिमाग में सारे फार्मूले आपके गुजर जाने चाहिए। चलो, एक ये पॉइंट होता है कि हमारे पास कोई भी स्क्वायर होगा, उसके डायगोनल पे मैंने 3 सर्कल, 4 सर्कल, कुछ भी कितने सर्कल चिपका सकते हैं। तो यहाँ पे जो इनकी रेडियस आती है ना, इन सर्कल की रेडियस, इसकी रेडियस, इसकी रेडियस, इसकी रेडियस, इसकी रेडियस, इन सबकी रेडियस जो आती है, इन सबकी रेडियस क्या निकल के आती है, a अपॉन का 2 √2 प्लस का 1 आती है, ये इसकी रेडियस निकल के r बराबर a अपॉन का 2 और √2 प्लस 1 निकल के आती है। तो ये आप सभी जरूर ध्यान देना यहाँ पे। अब जैसे हमारे पास कई बार होता है इसका साइडेड रीजन का, ये आपको जैसे वर्ग दे देगा, ए और ए दे देगा, और आपसे बोलेगा इनका एरिया बताओ, जो साइडेड रीजन है, जो साइडेड रीजन है इनका एरिया बता दो। तो ये जो एरिया होता है ना, जो साइडेड रीजन का एरिया होता है, साइडेड एरिया होता है, ये बराबर होता है हमारे पास स्क्वायर के एरिया के। जो फिगर होगी उसी के एरिया के बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे जो हमारे पास साइडेड का एरिया होगा वो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, जो साइडेड का एरिया होगा वो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, वो ट्रायंगल एरिया हो जाएगा। बस आपको इतने बात ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे 21, 28, 35 है, तो इसका जो एरिया निकालोगे वही इन दोनों का एरिया आप सभी का निकल के आ जाएगा। आई होप सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी इस वाली फिगर से। आगे चलेंगे। अब एक हेक्सागोन होता है, हेक्सागोन का जो हेक्सागोन में क्या होता है, हमारे पास 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। आप अगर देखोगे तो 6 इक्विलेटरल बनते हैं। अगर आप सबको ज्वाइन करा लो, अगर आप सबको ज्वाइन करा लो तो आपके पास 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 बनते हैं। तो यहाँ पे √3/4a² इंटू 6 निकल के आता है। पेरीमीटर 6 से निकलता है। इन रेडियस जो होती है इसकी √3/2 है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इसमें से सर्कल बिठा लोगे तो यहाँ पे जो आ जाएगा √3/2a, यानी कि इसकी हाइट बनती है अपने पास, इसकी हाइट बन जाती है। सरकम रेडियस जो होती है उसकी वो a ही होती है हमारे पास, इसकी सरकम रेडियस इसकी क्या हो जाती है, a हो जाती है। आई होप सभी को इतनी बात समझ में आई होगी। लेकिन यहाँ पे कुछ एक पॉइंट है, जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, वो पॉइंट आप सभी ध्यान देना। वो पॉइंट क्या क्या है, जैसे मैंने कहा ये a हो गया, ये a हो गया और ये a हो गया हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास a होगा। अगर हम इसमें से ये वाली लाइन ज्वाइन करवा दें, पहले ये वाली अंदर वाली हटाते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये वाली हटाता हूं, ये वाली हटाता हूं, एक पॉइंट समझाना है बस। जैसे इसको मैं ज्वाइन करा दूं यहाँ पे ज्वाइन करा दिया, तो अगर जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कराऊंगा तो हमारे पास दोस्त क्या होगा, ये 90 डिग्री और 90 डिग्री का पॉइंट आएगा 90 डिग्री। ये हमारे पास 120 होता है, यानी कि 60 और 60 आ जाएगा। ये यानी कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 निकल के आ जाएगा, 30 निकल के। अगर इसको भी मैं ज्वाइन करा दूं ऐसे, तो इस प्रकार से आप देखोगे 90 डिग्री के सामने अगर a है, 30 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा, a/2। क्यों? क्योंकि हमारे पास 30 के सामने 1, 90 के सामने 2, a/2। वहां से a/2, यहां से a/2। ये a है तो ये भी a हो जाएगा, यानी ये पूरी की पूरी जो लेंथ आती है ये हमारे पास 2a निकल के आती है। ये बात आप सभी ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेक्सागोन में ये वाली जो लेंथ अगर ज्वाइन कराओगे तो 2a निकल के आती है, ये वाली डायगोनल वाली, ठीक है। तो ये बात हो गई अपने पास, बोलोगे हाँ इतनी बात बिल्कुल सही। आगे फिर एक बार पूछा जाता है हमारे पास, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की आप शीर्षों से इसको कट कर दो और एक रेगुलर हेक्सागोन बना दो। तो जैसे रेगुलर हेक्सागोन की बात आती है ना, तो साइड ऑफ अ ट्रायंगल क्या हो जाएगी, जैसे साइड ऑफ अ ट्रायंगल मान लो कुछ भी है, a मान लो, अगर ये है तो a बराबर कितना निकल के आता है, 3a निकल के आता है। तो आप a की वैल्यू निकालना चाहते हो तो a/3 हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो कि अगर हमारे पास मान लो किसी भी हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के अगर उसके शीर्षों से उसको कट करके एक हेक्सागोन बना दें। फिर साइड में एक बात लिखी हुई है, अगर हम किसी स्क्वायर को कट करके एक ऑक्टागोन बना दें, ये हमारे पास क्या बन जाता है, ऑक्टागोन बन जाता है, ऑक्टागोन।
ऑक्टागन बन जाता है, ये होता है हेक्सागन बन जाता है। ठीक, तो हेक्सागन ऑक्टागन, तो साइड ऑफ स्क्वायर जो निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, जैसे इन सबको जोड़ लोगे आप, इन सबको जोड़ोगे, साइड ऑफ स्क्वायर क्या निकल के आती है हमारे पास, √2a प्लस का a। मान लो ये पूरी की पूरी अपने पास a है, तो a बराबर क्या निकल के आएगी, √2a प्लस का a निकल के आ जाती है। ये पॉइंट सभी को पता होनी चाहिए, सभी को ध्यान देना चाहिए इस पॉइंट को। ठीक है भाई, आगे चले। आगे हमारे पास जैसे अब 3D की ओर बढ़ते हैं, मैंने 2D कंप्लीट पढ़ ली है, 2D के जितने कंसेप्ट थे पढ़ लिया। अब क्यूब पे चलते हैं। क्यूब क्या होता है हमारे पास, क्यूब का जो एरिया वॉल्यूम होता है हमारे पास, देखो 3D में हम किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम की, CSA की, TSA की, पेंटिंग की, यहाँ पे इन सब की बात होती है। और हमारे पास जो 2D में बात होती है वो एरिया की बात होती है, पेरीमीटर की बात होती है, बस इतने की बात होती है वहां पे। तो यहाँ पे देखो जो वॉल्यूम होता है वो a क्यूब होता है, और जो TSA होता है वो 6c² होता है, और इसका जो LSA आता है, LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया, CSA मतलब हमारा कॉर्ड सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ होता है हमारे पास CSA, तो ये आता है 4a²। इसका जो डायगोनल होता है a√3 होता है। इतनी बात सभी को पल्ले पड़ गई होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये लिखा हुआ है जैसे हमारे पास क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो LBH होता है। इसका जो CSA और एरिया ऑफ फोर वॉल बोलते हैं इसके CSA को। जब हमारे पास बोलेगा चार दीवारों का एरिया, तो आपको समझना है हमारे पास CSA बोल रहा है, और ये कितना होता है 2LB 2L+B इंटू H होता है। ये पॉइंट ध्यान देना। अगर TSA हमसे पूछा है तो 2LB + BH + HL होता है हमारे पास इसका टोटल सरफेस एरिया। डायगोनल क्या होता है, √L² प्लस का B² प्लस का H² इसका डायगोनल आता है। कई बार ये कहता है आपको 3 क्यूब मिलाने को बोल देगा, 4 क्यूब मिलाने को बोल देगा, कितने भी मिलाने को आपके बोल दे, तो आप ये समझना ये जुड़ते जाते हैं जुड़ते जाते हैं जुड़ते जाते हैं। तो इसकी जो लेंथ आती है, 3 क्यूब है 3 हो जाएंगे, लेकिन जो H आएगी वो A ही रहेगी, जो ब्रीथ आएगी वो भी हमारे पास A ही रहेगी। तो ये पॉइंट सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, LBH क्या क्या होता है देखो यहाँ पे प्रॉपरली इस पे मेंशन भी है। ठीक, तो ये बात होती है अगर आप 3 जोड़ो 4 जोड़ोगे तो लेंथ 4 हो जाएगी, 5 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगी, 40 जोड़ोगे तो 40 से आ जाएगी, ऐसे मतलब होता जाता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ होते हैं, जैसे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। कई बार आपको एक ब्रिक दे देगा, आपसे बोलेगा कि बताओ इस दीवार को बनाने में इतनी लेंथ की दीवार है, ये इतनी लेंथ की दीवार है, ये इतनी चौड़ाई है इसकी, इस दीवार को बनाने में कितनी ब्रिके का यूज होगा। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालोगे, क्योंकि ब्रिक में ब्रिक इस प्रकार से होगी, लेंथ ब्रीथ और हाइट। तो ब्रिक का वॉल्यूम, कितनी ब्रिक लगेंगी, n ब्रिक लगेंगी, और वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या होगा, यहाँ पे क्यूबॉइड होता है, ये वॉल्यूम जो होती है क्यूबॉइड का होता है, क्यूबॉइड का होता है। तो आप ऐसे करोगे इसका निकालने के लिए। ठीक है, कितना इसमें हम यूज कर पा रहे हैं, क्या बातें हमें करना है। आई होप सभी को बात समझ में आ गई होगी। तो ये हो गई बात अपनी, आगे चलते हैं। अब ये इस प्रकार का एक बॉक्स दे देगा, और बॉक्स में क्या होगा, आपसे बोलेगा अंदर के डायमेंशन कुछ है, बाहर के डायमेंशन कुछ है, आपको वॉल्यूम ऑफ वुड बताना है, यानी कि लकड़ी का आयतन बताओ क्या होगा। कैसे निकालते हैं देखो, इसकी जैसे मान लो यहां से यहां तक की जो लेंथ है, समझना मेरी बात को, ये अगर L है, ठीक, ये इसकी हाइट हो गई, मान लो इसकी हाइट कितनी हो गई, H हो गई, ये इसका जो हो गया हमारे पास ये ब्रीथ हो गई, यानी कितना हो गई, B हो गई। आप साथी समझो जो ये इसकी मोटाई है ना, यानी कि ये वाली मोटाई, ये वाली मोटाई जो है, जितनी ये पट्टी पट्टी दिख रही है, ये अपने पास मान लो x की है, इधर भी x की होगी, होगी ना, इधर भी x की होगी, और इधर भी x की होगी, x की है। अगर आप देखोगे, अगर अंदर की डायमेंशन मैं निकालूं, अंदर की डायमेंशन ये वाली डायमेंशन की अगर मैं बात करूं, कितना हो जाएगा, L माइनस का 2x होगा, इसमें 2x, क्योंकि x इधर से घटा और x इधर से घटा, x इधर से घटा, x इधर से घटा। ऐसे अगर मैं कहूं b की वैल्यू निकालूं, ये वाली अगर b निकालूं, ये वाली b, तो ये वाली b कितना आ जाएगा मेरे पास, b माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक, लेकिन हाइट में कोई फर्क नहीं आएगा, हाइट वही रहने वाली, हाइट वही रहने वाली। तो हमारे पास क्या होता है, आपके पास देखो, जो आप आउटर का वैल्यूम निकालोगे और इनर वाला वैल्यूम उसमें से आप माइनस कर दोगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है सभी को, समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से हमें इस चीज को ध्यान देना होता है, बाहर वाले में से अंदर वाला अपन माइनस कर लेते हैं। ये हो जाता है हमारे पास बॉक्स का। एक ये आती है हमारे पास सीट, ये सीट होती है, एक रेक्टेंगुलर सीट होती है। अब रेक्टेंगुलर सीट को जब हम फोल्ड करते हैं तो एक ओपन बॉक्स बनता है। कैसे, मान लो ये सीट है, इसको मैंने यहां से इसके चार कॉर्नर से एक स्क्वायर कट किया, चार कॉर्नर से एक स्क्वायर कट किया। अब इसको मैं फोल्ड करके ओपन बॉक्स बना रहा हूं। ये वाली वीडियो देखना जो मैं बनाया था आपको दिखाने के लिए, थोड़ा सा बस आप देख लो।
आप देखो जैसे ये पूरी की पूरी कट जाएगी, मैंने कॉर्नर हटा दिए इसके। अब जैसे ही इसके कॉर्नर मैंने हटाए, ये जाके अपने पास हाइट बन जाती है। जितना मैंने कॉर्नर हटाया ना, जैसे ये यहाँ से जो कट कर रहे हैं, जो जैसे मान लो ये एक्स लंबा एक्स मैंने कट किया, ये भी एक्स का कट किया, ये भी एक्स का कट किया, ये भी एक्स का, तो ये एक्स जो होता है हाइट बन जाती है, एच बराबर एक्स बन जाता है। इतनी बात ध्यान देना, ठीक। और जैसे ये पूरा का पूरा एक्स, ये भी पूरा का पूरा मान लो, ये पूरा का पूरा मान लो अपने पास एल था, तो इसमें से एक्स ये हट गया, एक्स ये हट गया, तो ये बचेगा एल माइनस का 2x बचेगा। ठीक, ऐसे ही ब्रीथ भी मान लोगे, ये जो ब्रीथ है ना, ये ब्रीथ, तो ये b माइनस का हमारे पास 2x बचेगा, क्योंकि b ये भी कट गया हमारे पास, ये हमारे पास इधर भी x कट गया। तो इसका जो आप रेगुलर, ये हमारे पास ओपन बॉक्स बनेगा, इसका आप एरिया इस प्रकार से ही निकालोगे कि l माइनस टू एक्स बी माइनस टू एक्स इंटू हमारे पास ये हाइट हो जाएगी इसकी x। ये उसमें डेटा में देता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान देना। यहां से आगे चलते हैं। आगे आता है हमारे पास सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका टी एस ए जो होता है 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। सी एस ए एल एस ए होता है 2 पाई आर एच। कभी भी हमें पेंटिंग करना होता है ना, तो इसके हम कॉर्ड सरफेस एरिया पे ही करते हैं। बात ध्यान देना, अगर हमें टोटल सरफेस एरिया अगर बोलेगा तो हम बेस को भी सम्मिलित कर लेते हैं, इसको भी सम्मिलित कर लेंगे और इसका जो बेस होगा उसको भी सम्मिलित कर लेते हैं। हॉलो सिलेंडर आता है। हॉलो सिलेंडर में बोलता है वैल्यूम। वैल्यूम किसका पूछता है? वैल्यूम ऑफ मेटल पूछता है हमारे पास। मेटेलिक का वैल्यूम पूछता है, मेटल का वैल्यूम पूछता है, मेटल लिखेंगे सिर्फ, मेटल वैल्यूम पूछता है। यानी कि यहाँ यहाँ पे मेटल यूज हुई है ना, जो यहाँ पे मेटल यूज हुई है, इसका वैल्यूम पूछता है। तो इसका वैल्यूम आता है पाई आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर इंटू एच होता है। अब जैसे सी एस से इसमें बोलेगा पेंटिंग करना है, तो बताओ अगर आपके पास आपके घर में टंकी है तो उसकी पेंटिंग कहाँ कर सकते हो? बाहर वाले पार्ट में पेंटिंग कर सकते हो, अंदर वाले पार्ट में पेंटिंग कर सकते हो। तो यहां से आता है 2 पाई आर एच यानी बाहर वाला, और 2 पाई आर एच यानी अंदर वाला। तो 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच कर दोगे। अगर टी एस ए बोलता है तो आप सी एस ए में से हमारे पास दो और बेस जो होती है ना रिंग बनेंगी, ये वाली जो रिंग बन रही है, इस रिंग का एरिया और जोड़ दो। दो है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो दो जोड़ दो। तो सी एस ए में से आप 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर दोगे, तो ये हॉलो सिलेंडर बन जाता है। हॉलो सिलेंडर का टी एस ए आ जाता है। अब आगे कई बार हमसे बोलेगा जेसीबी दे देगा, यानी कि कुछ भी बोलेगा कि इसका हमारे पास इसकी रेडियस कुछ है, इसकी जो पहिए की रेडियस है मान लो आर दे दिया, और इसकी लंबाई बोलेगा, वो हाइट नहीं बोलेगा, वो लंबाई बोलेगा। लंबाई बोलेगा मान लो एल है, तो हमसे कहेगा बताओ इसको इतने चक्कर लगाने में मतलब इतने समतल मैदान कोई दे देगा। मान लो अपने पास मैदान दे दिया, एक सर्कुलर मैदान दे दिया, इस मैदान मान लो 400 मीटर स्क्वायर का इसका एरिया है, इसको समतल करने में कितना लगेगा? तो एक राउंड में जो जाता है ना, ये सी एस ए जाता है, बेलन का सी एस ए जाता है 2 पाई आर एच एक राउंड में। अब इतने में जाने के लिए तो हमारे पास एक राउंड में इतना जा रहा, तो इसमें से एन राउंड बराबर कितना 400। ऐसे पूछा था कितने राउंड लगाएगा, कितना क्या करेगा, तो इस हिसाब से आप इस बात को आप ध्यान देना। ठीक है, बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है। अब जैसे यहाँ पे एक और आता है, और क्या होता है? अगर लेवल राइज ऑफ वाटर, कोई जैसे हमारे पास ये हमारे पास एक टैंक है, ये टैंक है, इसमें से पहले से कुछ पानी ऑलरेडी भरा हुआ है। इस पानी में आप एक बॉल डाल रहे हो, देख रहे हो बॉल डाल रहे हो ना, तो अब जैसे ही बॉल डालोगे कुछ पानी विस्थापित होगा, पानी कुछ रिप्लेस होगा। अब वो पानी जो रिप्लेस होगा तो यही बोलेगा उसका राइज लेवल बताओ क्या होगा। तो जो राइज लेवल ऑफ वाटर होता है, राइज लेवल ऑफ वाटर होता है, ये सदैव आता है वॉल्यूम ऑफ बॉल के। समझ रहे हो? जितना राइज लेवल ऑफ वाटर होगा ये वॉल्यूम ऑफ बॉल के होता है, समझना बात। लेकिन ये राइज लेवल ऑफ वाटर ऐसे नहीं, जैसे कि अब जैसे राइज ऑफ लेवल ऑफ वाटर बोला, जैसे ये हमारे पास किसमें है? क्यूबॉइड में है। क्यूबॉइड में है ना, तो इसकी लंबाई मान लो एल होगी, इसकी लंबाई मान लो बी होगी, तो यहाँ पे आप लिखोगे एल गुणे का बी इंटू राइज लेवल ऑफ वाटर। कितना लेवल बढ़ेगा? और क्योंकि इसमें रखा हुआ ना भाई, आपके पास ये टैंक है, तो यहाँ पे भी जितनी हाइट बढ़ेगी उतनी हाइट यहाँ पे बढ़ेगी, यहाँ पे बढ़ेगी, यहाँ पे बढ़ेगी, यहाँ पे बढ़ेगी, इधर भी बढ़ेगी, यहाँ इधर भी बढ़ेगी, इस सब जगह से उतनी उतनी हाइट बढ़ रही होगी। तो इस वजह से हमारे पास एल इंटू बी और राइज लेवल ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉल का होगा, ये बात निकल के आती है। तो इस बात को आप कंठस्थ करना, इस बात को आप कंठस्थ करना। मैं इसको भी प्रिंट करके लिख दूंगा इसमें से कि एल इंटू बी राइज लेवल ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉल होता है। ठीक, ये पॉइंट हो गया। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास वेल आता है, कुआं आता है। अब देखो क्या होता है, हमारे पास एक कुएं से आपने मिट्टी खोदी, मान लो यहां से जो भी मिट्टी रही ये मिट्टी आपने निकाल ली। इस मिट्टी को इस चबूतरे के चारों ओर डालना है, चारों ओर डालना है। ये तो हमारे पास उसका, जैसे मान लो ये इसका बिल्कुल ओपनिंग वाला हिस्सा होगा ना। अब जैसे मिट्टी आप डाल रहे हो, मिट्टी आप डाल रहे हो, मिट्टी डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, तो मिट्टी की जो हाइट, यानी कि मिट्टी की जो हाइट होती
ये मिट्टी की जो हाइट आएगी ये क्या निकल के आएगी, तो वैल्यूम ऑफ सॉइल जो निकलता है ना, वैल्यूम ऑफ जो सॉइल निकलता है, यही पूछता है आपसे, हाइट ही पूछता है, वैल्यूम ऑफ सॉइल। और वैल्यूम ऑफ सॉइल क्या होगा, जो अंदर से आपने मिट्टी निकाली है, तो अंदर से मिट्टी कैसे निकालोगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और ये जो एच होगा इसकी, मान लो इसकी हाइट एच है, आपने ये निकाली, अब ये कहाँ पटक रहे हो, इसके चबूतरे पटक रहे हो। चबूतरा कैसा होगा, हमारे पास एक सर्कुलर रिंग जैसा बनेगा, ये तो ओपनिंग वाला पार्ट है भाई, ये कुछ ऐसा नजर आएगा आपको जब आप बनाओगे इसको, कभी आप कुआं खोदे हो गाँव में टिब्बल विब्बल के पास तो पता होगा, इस प्रकार से आप मिट्टी डालते हैं, तो मिट्टी डालते हो, अरे सिंपल सा, आप एक पौधा लगाते हो, पौधे खोदने के लिए जो मिट्टी खोदते हो, पौधे लगाने के लिए जो मिट्टी खोदते हो, उसको भी तो पौधे के आसपास ही डाल देते हो, तो बन नहीं जाता ऐसा 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 ऐसा, उस हिसाब का। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर, यानी कि ये वाला आर, और ये वाला अंदर वाला आर, और इन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये होता है हमारे पास राइज लेवल, ये होता है हमारे पास राइज लेवल, लिखो इसको, ये राइज लेवल ऑफ सॉइल, ठीक, ऐसे आप लिख सकते हो। ये जो एच है ना, ये राइज लेवल होगा जो मिट्टी पड़ेगी यहाँ पे, ये बात ठीक है। तो इतने पॉइंट को आप सभी लोग ध्यान दो। अब से यहाँ पे कई बार एक बार ये पूछता है हमारे पास कि जैसे हमारे पास ये खोदा गया, हमारे पास ये मैंने खोदा, अब इससे जो मिट्टी निकाली, उसको जो बचा हुआ एरिया है उसको मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे डाल रहा हूँ मिट्टी, तो यहाँ मिट्टी डालो, तो मिट्टी का बोलेगा कितना कितना उसकी हाइट बढ़ गई, हाइट ही बढ़ गई। तो मैंने जो मिट्टी निकाली, वैल्यूम ऑफ सॉइल जो मैंने निकाला, वो कहाँ पे जा रहा है, इसके आउटर, यानी कि इसकी आउटर डायमेंशन क्या है, इसकी इनर डायमेंशन वाली हटाएंगे, यहाँ पे पटक रहा है मिट्टी, तो बाहर वाली में से अंदर वाले एरिया घटा दे, जैसे मान लो ये अंदर का एरिया आया, ये अंदर का एरिया में से ये बाहर वाले एरिया में से आप घटा दो, बाहर वाले एरिया में से घटाओगे तो मिट्टी आपकी यहाँ पड़ रही है, यहाँ मिट्टी पड़ रही है, अब इस मिट्टी की हाइट कितनी बढ़ जाएगी, तो वही लिखा हुआ है, आउटर एरिया में से इनर एरिया घटाओ, और ये जो एच आ जाएगा ये राइज लेवल आ जाएगा, टोटल वैल्यूम ऑफ सॉइल, जितनी मिट्टी निकली है उसको हम इसके इक्वेट करा देते हैं, ये पॉइंट हम कराते हैं। तो ये पॉइंट सभी को ध्यान देना चाहिए। अब एक वाटर का आता है, जैसे हमारे पास वाटर की कुछ स्पीड होती है, और वहां तो जैसे मैंने लिख दिया कि वैल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इंटू टाइम। कई बार आपसे बोल देगा एक पाइप इतने घंटे की दर से बह रहा है, 30 मिनट में कितना पानी भर देगा, ऐसा टाइप का। तो ये जो है ना, ये इसकी स्पीड, ये जो इसकी स्पीड है, ये इसकी स्पीड है, और यही हाइट बन जाती है, ये स्पीड जो है इसकी हाइट बन जाती है। तो और इसका जो रेडियस होगा, जैसे ये जितना मोटा पाइप है ये, इसका जो आर आएगा, तो पूरा डायमीटर कभी कभी आपको देता है, तो ये आर जो होगी इसकी, वो आर होती है, पाई आप लगा लोगे, आपके सामने इसका आ जाएगा टोटल वैल्यूम ऑफ वाटर, ये बात हो जाएगी। कई बार एक ऐसी फिगर आपके सामने आ जाएगी स्विमिंग पूल वाला के, कि एक स्विमिंग पूल में इतने लोग नहा रहे हैं, एक आदमी इतने वैल्यूम ऑफ वाटर रिप्लेस कर पा रहा है, तो बताओ टोटल कितना वाटर का रिप्लेस कर पाएंगे। देखो जो वैल्यूम ऑफ स्विमिंग पूल निकल के आता है, स्विमिंग पूल का वैल्यूम कैसे निकल जाएगा, वैल्यूम ऑफ वाटर रिप्लेस बाय वर्कर, जैसे ये कूदा इस पे तो कुछ पानी रिप्लेस किया, ऐसे मान लो 4 कूद जाए तो इतना इतना पानी 4 लोग रिप्लेस करेंगे, तो वैल्यूम ऑफ वाटर रिप्लेस्ड बाय 1 पर्सन, कितना रिप्लेस कर रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, उससे आ जाता है वैल्यूम ऑफ स्विमिंग पूल। इस प्रकार से आप कर सकते हो। यहाँ पे भी राइज लेवल आता है, तो राइज लेवल आप बता सकते हो कितना लेवल राइज करेगा, एच लगा लेना आप, ठीक, समझ रहे हो, एच लगा लेना उस हिसाब से, जैसे यहाँ पे एच लगा लोगे, स्विमिंग पूल का राइज लेवल कितना बड़ा, एच लगा लेना, उस हिसाब से आपके सामने ये बात बन जाएगी। अब देखो ये लिखा हुआ है, कोन लिखा हुआ है, अब कोन का वैल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब स्लांट हाइट क्या होती है, आर स्क्वायर स्लांट हाइट एल, तो इसका होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट, सी एस ए होता है पाई आर एल, एल बराबर स्लांट हाइट होता है, टी एस ए पाई आर एल प्लस आर होता है। ऐसे फ्रस्टम ऑफ कोन लिखा हुआ है, यानी कि छिन्नक, इसको बाल्टी बोलते हैं, ठीक। अब इसका वैल्यूम बोलेगा तो 1/3 पाई 1/3 पाई एच लिख लिया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस का R1 R2, CSA निकालना होता है पाई R1 प्लस का R2 इंटू एल होता है। TSA निकालना है तो आप CSA में से आप जोड़ लो ऊपर का और नीचे वाला, तो हमारे पास कितना है, पाई R1 स्क्वायर और प्लस का R2 स्क्वायर होता है, ये माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस होगा, तो प्लस R2 स्क्वायर हो जाता है। ये पॉइंट आप सभी लोग ध्यान देना। स्लांट हाइट इसकी जो होती है ना, स्लांट हाइट ये वाली L, ये इसकी हाइट होती है H, तो जो L निकल के आता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक। इस चीज को मैं करेक्ट कर दूंगा, वहां पे प्लस होगा तो आप सभी लोग ध्यान ना, यहाँ पे मैं प्लस करवा दूंगा, ठीक। ये बात हो गई अपने पास। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास स्पेयर दिया हुआ है, स्पेयर का जो वैल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, TSA 4 पाई आर स्क्वायर होता है, LSA 4 पाई आर स्क्वायर होता है, वैल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब होता है, TSA 3 पाई आर स्क्वायर होता है, CSA 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ये हेमी स्पेयर है, इसकी रेडियस ये हो जाएगी, समझ रहे हो। तो इतने, इसका TSA ध्यान देना 3 पाई आर स्क्वायर होता है। आगे चलेंगे,
आगे हमारे पास हॉलो स्फीयर आ जाए। हॉलो स्फीयर देखो इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, अंदर भी पेंट है और बाहर भी पेंट है, तभी मैंने इस प्रकार से लिया। तो वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब होता है। पहली बात तो वॉल्यूम, आर एक्सटर्नल रेडियस है और आर स्मॉल आर इंटरनल रेडियस है। सीएसए निकालना होगा तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये पेंटिंग बोलते हैं, अगर पेंटिंग करना हो तो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर याद रखना। अगर टीएसए करना हो हमारे पास, सीएसए में से पाई आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर जोड़ देंगे, ठीक। लेकिन नहीं, ये अच्छा हॉलो लिखा हुआ है, हॉलो में हाँ करेंगे, हॉलो में करेंगे, अगर स्पेयर होता तो ना कर पाते, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर नहीं होगा, ये 2 पाई होगा। इसको करेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आधा आधा करेंगे ना, ऊपर से आधा और नीचे से आधा, इस प्रकार से कर पाएंगे अपना। हॉलो स्पेयर लिखा हुआ यार, नहीं नहीं सही तो है, हॉलो स्पेयर है, हॉलो स्पेयर है, ठीक है ठीक। इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा इसका टीएसए और सीएसए। अब हमारे पास इधर लिखा हुआ है हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। यहाँ पे एक्सटर्नल रेडियस आर और इंटरनल रेडियस स्मॉल, और सीएसए इसका जो आएगा वो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा। सीएसए जो आएगा हमारे पास, सीएसए जो आएगा, टीएसए जो आएगा सीएसए में से पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आप जोड़ दोगे, ये बात होगी। जनरल फार्मूला ऑफ एक प्रिज्म बढ़ाते हैं आपको। प्रिज्म का जो प्रिज्म में सबसे पहली बात ये होती है कि जैसा बेस नीचे होगा वैसा ही बेस ऊपर होगा। जो सिलेंडर है, जो आपकी फ्रिज है, ये सब प्रिज्म होती है। वॉल्यूम जो होता है बेस एरिया इंटू हाइट ऑफ प्रिज्म होता है। सीएसए जो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट ऑफ प्रिज्म होता है। प्रिज्म आसान होता है। टीएसए जो होता है सीएसए में से आप 2 बेस एरिया जोड़ दोगे। टीएसए निकालना है, सीएसए में से आप 2 बेस एरिया जोड़ दोगे तो आपका प्रिज्म आ जाएगा। कुछ कैसा भी प्रिज्म हो, आपका अगर रेक्टेंगुलर बोल दे तब भी आप रेक्टेंगल का एरिया निकाल करके हाइट कर दोगे, आप वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक। लेकिन बात जो आती है वो पिरामिड में आती है। पिरामिड अच्छे से सीखना चाहिए। पिरामिड का जो जनरल फार्मूला होता है वो आप सबसे पहले ध्यान दो, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट ऑफ पिरामिड होता है। सीएसए जो होता है 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू एल होता है। एल जो होता है स्लांट हाइट ऑफ पिरामिड होता है। टीएसए जो होता है सीएसए में से आप बेस एरिया जोड़ दो, बस समझ रहे हो। यहाँ पे स्लांट हाइट होती है, लेकिन अब आपको हमें इमेज दिखानी पड़ेगी कि स्लांट हाइट क्या होता है और क्या हमारे पास टोटल की टोटल उसकी प्रॉपर्टी होती है। देखो मैंने एक आपके सामने इमेज डाली अपने नोट्स की, क्या कि हमारे पास जो वर्टेक्स से आए इसके मिड पॉइंट पे यानी ग्रेविटी पॉइंट पे, जैसे ग्रेविटी पॉइंट पे जो आती है वो होती है हाइट, हाइट ऑफ पिरामिड होती है, ठीक। किसी भी भुजा के अगर मिड पॉइंट पे कोई यहां से लेकर के वर्टेक्स से लेकर के अगर किसी भुजा के मिड पॉइंट यानी साइड के मिड पॉइंट पे आया, यहां लिख लेना मिड पॉइंट ऑफ साइड, मिड पॉइंट ऑफ साइड, अगर मिड पॉइंट के साइड पे आ रही है वर्टेक्स से तो ये जो लेंथ आती है ये स्लांट हाइट निकलती है, इसे ही बोलते हैं हम स्लांट हाइट। तो सिंपल भाषा में एक बात ये समझो, स्लांट हाइट वो होती है जो वर्टेक्स से किसी भी भुजा के मिड पॉइंट पे आती है, बस इतनी सी लाइन। ये जो होते हैं हमारे पास एज जो होते हैं हमारे पास वर्टेक्स से वर्टेक्स को मिला देते हैं, हमारे पास ये चोटी है, इस चोटी को आप इसके वर्टेक्स से मिला दो तो ये होती है हमारे पास क्या स्लांट एज यानी तिर्यक किनारा होता है। बात इतनी क्लियर है। अब जैसे हमारे पास इसको अगर ओपन कर दें, इसको मैं यहां से डंडा मार दूं पूरा टूट के बिखर जाए तो ये हमारे पास इस प्रकार की आकृति खुल जाती है। मतलब ये तो ए रहेगा, ये एज होती है, ये इसकी स्लांट हाइट आती है। देखो ये जो आ रही है ना ये स्लांट हाइट आ जाएगी, जब खोलोगे इसको खोलो आप देखो तो ये स्लांट हाइट आ जाएगी, ये वाली वही स्लांट हाइट हो गई। तो इस प्रकार से आपको बात ध्यान देनी है। अब हम देखते हैं जब बेस हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तब हमारे पास कैसे करते हैं। तो एज निकालने का फिर फार्मूला आता है एज स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ए अपॉन का √3 का स्क्वायर। देखो ये एज होती है, ये 90 डिग्री, ये एच हो गई तो एच स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से ए अपॉन का √3 का स्क्वायर बराबर एज स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। क्योंकि ये ग्रेविटी पॉइंट पे जाती है तो ये डिस्टेंस हमारे पास ए अपॉन का √3 हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमारे पास ए अपॉन का √3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखो आगे चलते हैं। जब बेस इक्विलेटरली हो और हमारे पास एल स्क्वायर से कंपेयर करना हो, देखो एल क्या बताया जो साइड के मिड पॉइंट पे आए, तो मिड पॉइंट पे आ रही है एल हो गई, हाइट हमारे पास ये हो गई और ये अब की बार यहाँ पे आके मिल रही, इस वाले से कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ए अपॉन का 2√3 का स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ए अपॉन का 2√3 का स्क्वायर आता। अब की बार यहाँ पे क्या आ रहा है ये वाला पॉइंट आ रहा ना, तो ये छोटा पॉइंट है तो ऐसा लेंगे बस। आगे चलते हैं। जब बेस हमारे पास इक्विलेटरल हो और अब की बार स्लांट एज और स्लांट हाइट में कंपेयर करना हो, मैंने खोल दिया इसको पूरा,
ये एल हो गया, ये ई हो गया, ये हमारे पास a/2। तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा ई स्क्वायर बराबर यानी एज का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए अपॉन का 2 का फुल स्क्वायर हो जाएगा। आई होप इतनी सारी बातें सभी को यहां से क्लियर हो पाई होंगी। अब जब बेस हमारे पास स्क्वायर हो जाए तब आप देखो, बेस स्क्वायर हो जाए, फिर से अगर हमें कंपेयर करना हो एज और हाइट में, एज देखो ये होती है, हाइट देखो ये होती है, और ये हमारे पास 90 हो जाएगा। तो एज स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस ए अपॉन का √2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये पॉइंट सभी को समझ में आ गया होगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, आगे चलेंगे। अब हमारे पास बेस स्क्वायर हो, एल और हाइट बताना, तो एल क्या होता है, सबसे पहले स्लांट हाइट। स्लांट हाइट किसी भी भुजा के मिड पॉइंट पे, किसी भी साइड के मिड पॉइंट पे जो जाती है वो होती है हमारे पास स्लांट हाइट। तो ये एच, ये a/2, क्योंकि अब की बार ये ऐसा होगा ना, ये एच a/2। तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलते हैं। जब बेस स्क्वायर हो और ये हमारे पास, जब इसको खोल दिया मैंने पूरा, एज और स्लांट हाइट में कंपेयर करना हो, तो एल स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर बराबर हमारे पास स्लांट एज स्क्वायर आ जाएगा। टेट्राहेड्रॉन एक होता है, वॉल्यूम जो होता है इसका a³/6√2 आता है। CSA 3 × √3/4 a² आता है। TSA जो होता है 4 × √3/4 a² होता है। और हमारे पास जो इसका h आता है, यानी हाइट आती है √2/√3 a आती है। टेट्राहेड्रॉन में इतना सम चतुष्फलक जिसे कहते हो, इतनी बात आप ध्यान देना। एक रोलिंग होती है, एक फोल्डिंग। अगर हमसे बोल दे रोलिंग और फोल्डिंग कुछ भी करना है किसी फिगर की, रोलिंग या फोल्डिंग करना है, तो कहने का मतलब ये होता है आप इस कॉर्नर को पकड़ो और इस कॉर्नर को पकड़ो और यहां से पकड़ करके इसको पूरा मोड़ दो और यहाँ पे इसको मिला दो। तो जैसे ही मिलाओगे आपके सामने ये आकृति आ जाएगी। मान लो आपने लेंथ के अकॉर्डिंग इसको रोटेट कराया, जैसे ही लेंथ के अकॉर्डिंग आप कराया, लेंथ के अलॉन्ग कराया, एल के अलॉन्ग कराया, जैसे एल के अलॉन्ग कराया, तो कहने का मतलब क्या हो गया, इसको आपने कर दिया, इसको रोटेट कर दिया। तो इसका जो 2πr होगा, इसका जो 2πr होगा, ये इसका एल हो जाएगा। ये 44 लिखा हुआ है, तो इसका एल के बराबर आ जाएगी। और इसकी जो हाइट होगी वो उसका ब्रीथ हो जाएगा, यानी कि जो हाइट होगी वो उसकी ब्रीथ हो जाएगी। ये बात, अगर मान लो कल को ऐसे इसको रोटेट करवा देता, बात समझना, जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं आपको, पॉइंट इंपॉर्टेंट है लास्ट टाइम के लिए ये। तो अब की बार जो इसका मान लो 2πr होता, ये जो 2πr होता, ये 2πr क्या हो जाता, b हो जाता। और ये जो इसकी लेंथ है, ये h क्या हो जाती, इसका l हो जाती। तो ये पॉइंट आप ध्यान देना, जो हमारे पास l along किसके कराए, b के कराए, along किसके कराया, l के कराया। तो ये पॉइंट आप सभी को ध्यान देना चाहिए। आगे देखो, एक हमारे पास इस प्रकार की सीट आती है, इस प्रकार की हमारे पास सीट आती है, और कहता है इस सीट को आपको रोटेट करवाना है। अब देखो, यानी कि इसको रोटेट नहीं क्या करना है, इसको फोल्ड करवाना है। फोल्ड को क्या बोलते हैं, रोलिंग करवाना है। इसको आपको रोलिंग करवाना है। आप यहां से पकड़ोगे, आप यहां से पकड़ोगे और इसको मोड़ दोगे। बिल्कुल आप एज्यूम करो एक सीट आपने सेमी सर्कुलर पकड़ी है, इसको आप मोड़ रहे हो। जैसे ही मोड़ोगे, ये लंबाई मान लो हमारे पास एल है, ये लंबाई एल है, तो मोड़ने के बाद जो आपके सामने आकृति बनती है वो इस प्रकार से बनेगी। बताता हूं, इस प्रकार से बनेगी, बन जाएगी इस प्रकार से। तो जैसे इस प्रकार से बनेगी, तो ये जो एल होता है ये इसका 2πr में आ जाएगा, यानी 2πr बराबर एल हो जाता है। इसका जो एल है, यानी कि ये जो मान लो इसको मैं कैपिटल एल दे रहा हूं, ये कैपिटल एल, जो कैपिटल एल होता है, इसकी रेडियस अगर हमारे पास मान लो आर आ रहा है, स्मॉल आर, इसकी रेडियस स्मॉल आर, तो एल बराबर आती है स्मॉल आर। समझ रहे हो बात को? ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। जब कभी भी हमें सीट अगर रोटेट करके एक शंकु बनाना है, कोन बनता है, तो वहां पे इसका जो 2πr होगा, इसकी हमारे पास परिधि हो जाती है। इसकी ये हमारे पास क्या होता है, इसकी ये वाली परिधि हो जाएगी, ठीक, सेमी सर्कल की परिधि। तो 2πr बराबर एल और एल बराबर आर। कई बार आपको यहां से ही बोल देगा हमारे पास दूसरा पॉइंट ये बोल देगा मेरे पास सेक्टर है, मान लो ये सेक्टर है, ये सेक्टर दे दिया। अब इस सेक्टर को आपको फोल्ड करवा रहा है, सेक्टर की लंबाई एल मान लो, तो भी हमारे पास जो कोण बनता है वही आएगी बात। 2πr, मान लो इसकी रेडियस r है, 2πr बराबर एल निकल के आएगी। इसकी जो ये r लिखी हुई ना, इसकी जो हमारे पास एल, ये से ये एल आ जाएगा, तो एल बराबर कितना आ जाएगा, r आ जाएगा। तो ये पॉइंट आप दूसरा पॉइंट ध्यान देना। मतलब ऐसी चीजें भी आपको समझ में आनी चाहिए, कल को पूछी जा सकती हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। अब रोटेशन अलोंग हाइपोटेन्यूस, ये इंपॉर्टेंट फिगर होती है। रोटेशन है, देखो पीछे क्या था हमारे पास, रोलिंग फोल्डिंग था। फोल्डिंग का मतलब आप पकड़ो और उसको मुड़ा दो, लेकिन रोटेशन में क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल केस बनता है। मैं जैसे बताता हूँ कि आप वहां पे पंखा वाली डंडी लगा दो, फिर आप उसको घुमा दो। हाइपोथेटिकल केस, जैसे आपको मान लो पंखा आपके रूम पे टंगा हुआ है, जब स्थिर है तो आपको दिख रहा है कि हमारे पास 3 पंखुड़ियां हैं, लेकिन जैसे वो घूमने लगता है तो आपको एक सर्कुलर आकृति ले लेता है। वैसे ये है, जैसे हमारे पास एक कोण है मान लो 90 डिग्री का, पहले मैं अलग से बनाता हूँ आपको तब समझाने के लिए। जैसे हमारे पास ये है मान लो 90 डिग्री का है,
इसको आपको इसके अलोंग रोटेट करवा रहे हो, हाइपोटेनस के ऐसे रोटेट करवाओ, ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे, यानी कि ये 90 डिग्री हो गया। जैसे ही आप देखोगे ये अगर ए रहा तो ये भी ए रहा, ये बी रहा तो ये भी बी रहा। तो मैं कहूं यार यहाँ पे दो शंकु बनेंगे, कैसे? अगर ऐसे मिलाऊं तो इस प्रकार का एक शंकु बनेगा और एक शंकु ऊपर से बनेगा। देखो एक शंकु ऊपर से बन रहा है, एक शंकु नीचे से बन रहा है। ठीक, मैं यहीं पे समझा दूंगा आपको, फिर आप यहाँ पे उसको लगा सकते हो। तो इसकी हाइट मान लो ये हो गई रेडियस, सॉरी ये इसकी रेडियस हो गई आर, ये भी इसकी रेडियस हो जाएगी आर, तो ये रेडियस इसकी भी, तो ये रेडियस इसकी भी, ये टोटल कितनी रहेगी हमारे पास? सी रहेगी सी। तो मैं कहूं अगर आपको आर निकालना है तो आपने 90 में से 90 केस पढ़ा होगा मेरे से, तो ए गुणा बी बटे का सी ज्योमेट्री में पढ़ाया, ये हो जाएगी। और इसकी जो हाइट निकल के आती है, पूरा जो हाइट निकल के आती है वो सी निकल के आती है। अगर आपको वैल्यूम निकालना है तो ऐसे लिखोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, जो भी लिखा हुआ है ए बी बटे का सी, एच कितना लिखोगे हमारे पास? सी। बस इतना काम आप करोगे। एच, क्योंकि सी एच में जो आएगा ना वो पूरी आ जाती है ये वाली, और यही पूरी दोनों की हाइट मिला के पूरे वैल्यूम आ जाएगा हमारे पास कंप्लीट कोन का, पूरी फिगर का आ जाता है वैल्यूम ये निकल के। ठीक है, अगर आपको सी एस ए निकालना है तो पाई आर एल करोगे, पाई आर एल 1 करोगे, पाई आर एल 2 करोगे, बस इतना कर लोगे। समझ में आ गई बात? तो ये था हमारे पास रोटेशन को लेकर के बात। अब एक कटिंग आती है, बिल्कुल हल्का सा कटिंग बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे कटिंग बिल्कुल क्वेश्चन से बताए जाते हैं। अपनी एक चैप्टर वाइज सीरीज भी चल रही है, चैप्टर वाइज सीरीज से आप वहां से क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चन से आप सारी चीजें समझ सकते हो, वहां पे मैं ये चीज डिस्कस करूंगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कटिंग करने से क्या होता है, सबसे पहले जैसे हमारे पास ये पूरी की पूरी क्यूबाइड दिख रहा है, इसको मैंने एक 20 से कट कर दिया। तो कट लगाने का मतलब होता है हमारे पास, अगर आप एक कट लगा रहे हो, एक कट लगा रहे हो तो दो एक्स्ट्रा सरफेस जनरेट होते हैं, दो एक्स्ट्रा सरफेस जनरेट होते हैं। तो जब हमारे पास मान लो न्यू टीएसए कभी पूछेगा तो आपको बस इतना देना है, न्यू टीएसए अगर पूछेगा तो आप ओल्ड टीएसए में से, ओल्ड टीएसए में से दो एक्स्ट्रा सरफेस आप जोड़ दोगे, बस 2 एक्स्ट्रा सरफेस आप जोड़ दोगे, बस इतनी सी बात। समझ रहे हो बात? एक्स्ट्रा सरफेस जितने बचेंगे वो आप जोड़ दोगे, इतना सा काम करना है और कुछ नहीं करना। जैसे एक कट लगाया, एक फेस ये जनरेट हो गया, दूसरा फेस इधर वाला जो जनरेट हुआ, ये जो इसके पीछे पीछे दिख रहा है वाला जनरेट हुआ, दो फेस जनरेट हो गया, तो अब दो एक्स्ट्रा सरफेस आप उसका एरिया जोड़ दो। ऐसे ही आपको मान लो ये है हमारे पास, ये है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास। अब आपने एक कट लगाया, दो सरफेस जनरेट हुए, एक ये वाला इसका और एक ये वाला इसका हिस्सा। तो अब इसका मान लो आपको टीएसए निकालना है, टीएसए ही मैक्सिमम पूछता है, टीएसए निकालना है। आप ओल्ड टीएसए लिखोगे, ओल्ड टीएसए लिखोगे, एक्स्ट्रा आप जोड़ दोगे जितना एक्स्ट्रा है, दो सरफेस है, दो सरफेस एक्स्ट्रा जोड़ दो, बस इतनी सी बात निकल के आती है अपने पास। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब कभी कभी आपसे बोलता है सेमी सर्कुलर, ये हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर में क्या होता है? हेमीस्फीयर, अगर मान लो मैं हेमीस्फीयर को अगर आपको दिखाऊं, अगर ये हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर में होता है ना एक हिस्सा ले लो, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ओल्ड टीएसए कितना होता है? ओल्ड टीएसए टीएसए नहीं, हाँ नहीं, अगर इसका लेते हो हमारे पास, तो ये हमारे पास पूरा पूरा ऐसे रहेगा, तो बाद 2 पाई आर स्क्वायर रहेगा, और प्लस का एक सरफेस और जुड़ जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो ये हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर बन जाता है इस प्रकार से। ठीक है बात, समझ में आ गई बात? तो ये हो जाती है। अब कुछ बातें लिखी हुई देखो, इसमें कटिंग में मैं सिर्फ इतना भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको बस इतनी बात ध्यान रहे, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें अपनी करवानी होती हैं। ठीक, तो ये हम क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा अच्छे समझाते हैं, और क्वेश्चन आपके क्वेश्चन चैप्टर वाइज सीरीज में डिस्कस किए गए। नहीं तो आप सर्च करना कटिंग बाय प्रशांत सर, आपको अच्छे से कटिंग समझ में आ जाएगी। मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे एक छोटी सी वीडियो दी हुई थी। ठीक है, अब देखो, अब ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ पढ़े हुए हैं, इसको बस रट्टा करना होता है। ये वाली फिगर जरूर याद रखना, ये वाली फिगर जरूर याद रखना, कई बार डायरेक्टली पूछ ली जाती है। मैक्सिमम कोन आपको अगर इनसाइड सिलेंडर रखना है, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर और वैल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो 3/1 होता है। मैक्सिमम सिलेंडर इनसाइड क्यूब रखना है, अगर मैक्सिमम सिलेंडर क्यूब के इनसाइड रख दो तो वैल्यूम ऑफ क्यूब, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है 14/11 होता है। ठीक, आगे देखो, यहां हमारे पास मैक्सिमम स्पेयर रख दो इनसाइड सिलेंडर, तो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर, वैल्यूम ऑफ स्पेयर जो होता है 3/2 होता है। मैक्सिमम स्पेयर रख दो इनसाइड क्यूब के, इनसाइड क्यूब के स्पेयर रखा तो वैल्यूम ऑफ क्यूब, वैल्यूम ऑफ स्पेयर जो होता है 21/11 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये याद करने वाली बात है। मैक्सिमम क्यूब इनसाइड कौन है? ए बराबर √2RH, ये वाली फिगर याद रखना, एक बार पूछी गई है। ए बराबर क्या होता है? √2RH अपॉन का √2R प्लस क्या, जब मैक्सिमम क्यूब रखें इनसाइड कोन के, कोन के अंदर अगर क्यूब रखे तब ये होता है मैक्सिमम क्यूब इनसाइड हेमीस्फीयर। अब हेमीस्फीयर के अंदर अगर हम क्यूब रख दें तो x बराबर आता है √2 अपॉन का √2 अपॉन का 3 और r आता है। ठीक, ये बात।
आगे और लिखे हुए हैं मैक्सिमम क्यूब इनसाइड स्पेयर का रखा हो तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड 11√3/7। इतना ये नहीं याद करना है, मैंने डाल दिया क्योंकि ये अभी तक पूछे नहीं गए हैं। पीछे के ये वाले ज्यादा पूछेगा, एक ये पूछा गया आपसे, ये भी एक बार पूछा गया है, और ये वाले ज्यादा पूछेगा, बस ये वाले, ठीक। तो वो ध्यान देना, ठीक। ये वाला मैंने कहा, इसमें से अगर हमारे पास कोन के अंदर, अगर इनसाइड कोन के अंदर सिलेंडर रख दें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये वाली फिगर इंपॉर्टेंट है, ये वाली 4/9 होता है। अगर हमारे पास मान लो मैक्सिमम कोन रखे हैं स्पेयर के अंदर तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 8/27 होता है, ठीक। और मैंने कर दी आपकी कंप्लीट, पूरी क्रक्स कंप्लीट हो गई। तो मैंने जैसे कि कहा था क्रक्स में सिर्फ और सिर्फ फार्मूले डिस्कस करेंगे, तो फार्मूले आपको मैंने करवा दिए, सारी थ्योरम्स आपको बता दी, सारी कंप्लीट कंसेप्ट आपको दिखा दिए। अब साथी ये अपना एसएससी रिपीटर बैच रहता है जो कि प्री टू मेंस कवर करता है। इसमें महज 78 क्लासें हैं और 78 क्लासों के थ्रू मैंने आपको कंप्लीट बहुत बेहतरीन 100% क्वालिटी कंटेंट पढ़ाया हुआ है। ये बैच मेंस के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप सभी प्री तक मेरी ये सारी वीडियो देख, लेकिन मेंस में अगर आप कोई कंसेप्ट लैग करते हैं तो आप इस बैच में जरूर इनरोल लेना, काफी मदद करेगा आपका ये बैच, यानी कि कंप्लीट कॉन्फिडेंस देगा। इस प्रकार का कॉन्फिडेंस, क्वेश्चन कैसा भी आए आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की क्षमता रखोगे। इसमें कंसेप्ट क्लैरिटी होती है, कोई हवाबाजी नहीं होती है, टोटली एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होते हैं, कंसाइज एंड क्रिस्प कंटेंट, यानी बिल्कुल लिमिटेड टाइम में सारी चीजें प्रशांत मैथ्स के एप्लीकेशन पे मिलता है। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, यानी कि जो आज क्रक्स करवाया हुआ है, यहां पे आप जैसे ही ओपन करोगे नोट्स वाला फोल्डर होगा, वहां पे आपकी इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। मेरे साथी वीडियो कैसी लगी ये आप सभी को कमेंट में जरूर बताना है। आगे आपको किस चैप्टर पे ऐसा ही क्रक्स चाहिए तो आप बताते चलना, यानी कि आपको जो भी डिमांड हो ना आप मेरे से बताना। वैसे तो मैंने सारा प्लान कर लिया, लेकिन फिर भी आपके अकॉर्डिंग में कुछ काम कर सकूंगा। तो मेरे साथ ही आप कमेंट करके तो जरूर ही बताना इस वीडियो की कि आपको इस वीडियो की अहमियत क्या रही, कैसी लगी आपको ये वीडियो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।